नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है अफसल इंस्टीट्यूट में। मैं लेके आया हूँ आपके लिए आज केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री का केमिकल इक्विलिब्रियम दोस्तों। तो बेसिकली थोड़ा लेट हो गया दोस्तों, क्योंकि तबीयत नहीं सही थी, थोड़ा जुकाम फीवर फिर से हो गया था। खैर, ये सब होता रहता है। हम फिर रिकवर करके फिर से आएंगे और अपना कंटेंट डालेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले फोटो को यहाँ शिफ्ट कर लिया जाए, फिर इसके बाद हम अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। बेसिकली आज हम थोड़ा सा पहले प्रिपेयर होके आए हैं, तब हम बताएंगे। तो हमारे चैप्टर का नाम है दोस्तों केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या होता है केमिकल इक्विलिब्रियम? पहले ही दिमाग में आएगा चैप्टर नाम सुनते केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। दोस्तों, केमिकल इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। हम रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की बात ऐसे करेंगे, यहाँ पे ए प्लस बी बरा जो इसका रिवर्सिबल रिएक्शन होता है गिव्स सी प्लस डी। ए प्लस बी जो होता है ये बैकवर्ड है। ये क्या है? ये बैकवर्ड है। और सी प्लस डी क्या है? ये फॉरवर्ड होगा। ये क्या होगा? फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। ठीक है दोस्तों, इसका जो रेट होगा एट इक्विलिब्रियम पे ये बराबर होगा। हम इसे आगे डिस्कस कर रहे होंगे, लेकिन पहले इसमें क्या होता है बेसिकली। केमिकल इक्विलिब्रियम में दोस्तों रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? फर्स्ट टर्म आता है केमिकल रिएक्शन, किसे बोलते हैं? तो केमिकल रिएक्शन इन केमिकल चेंजेस इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। कोई केमिकल रिएक्शन किसमें हो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कोई चेंजेस हो, उसी को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन दोस्तों। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कोई चेंजेस आए वही होता है क्या? केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने होता है आइए देख लेते हैं। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो दोस्तों हम बेसिकली चार टाइप के पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, ऑन द बेसिस ऑफ हीट एंड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, पहले ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट दोस्तों, इसमें दो होते हैं। एक होमोजीनस होता है, एक हेट्रोजीनस होता है। एक होमोजीनस रिएक्शन होता है, एक हेट्रोजीनस रिएक्शन होता है। ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड दोस्तों, एक फास्ट रिएक्शन होता है, एक स्लो रिएक्शन होता है। ठीक है, अभी हम आगे डिटेल में स्टडी कर रहे होंगे इसमें क्या बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ हीट में दोस्तों एक होता है एक्सोथर्मिक और दूसरा होता है एंडोथर्मिक। ये इसे तो आप वाकिफ होंगे, मतलब इसे आपको पता ही होगा। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन में दोस्तों एक होता है रिवर्सिबल, एक होता है इरिवर्सिबल। ठीक है, चलिए आइए यहाँ तक आप, आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। और इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, छोटा सा टर्म है, तो ये अभी क्लियर कर देते हैं जल्दी जल्दी। आइए दोस्तों, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट की बात करेंगे। फिजिकल स्टेट में हमने दो तरह का पढ़ा था, एक होमोजीनस, एक हेट्रोजीनस रिएक्शन। होमोजेनस रिएक्शन क्या होता है? ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन सेम फेज। दोस्तों, ये सेम फेज का क्या मतलब हुआ? मतलब अगर जो रिएक्शन रिएक्टेंट साइड है, जो रिएक्शन प्रोडक्ट साइड में है, उनका जो फेज है, फेज मतलब जो सॉलिड लिक्विड गैस, वो जो फेज है वो सेम रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए N2 गैस है, H2 गैस है, जब रिएक्शन कर रहा है तो अमोनिया बना रहा है, ये भी क्या है? एक गैस है। तो ये क्या होगा? होमोजीनियस रिएक्शन हो गया। ठीक है दोस्तों, दूसरा एक हमने बताया था आपको, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट में एक होता है होमोजेनस, एक हेट्रोजेनस। हेट्रोजेनस से क्या होता है रिएक्शन? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन टू और मोर फेजेस। इसमें एक या दो से ज्यादा फेज में हो सकते हैं दोस्तों। जैसे जिंक है, जिंक किस में होता है दोस्तों? बेसिकली जिंक जो होता है वो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, और जो CO2 होता है वो, CO2 जो होता है आपका, जो CO2 होगा वो आपका पाया जाएगा बेसिकली, आपका किस में पाया जाएगा? CO2 आपका गैसेस स्टेट में है। ठीक है, जब इसका रिएक्शन करेंगे तो ZnO बनेगा और प्लस CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ पे देखेंगे जिंक सॉलिड है, CO2 गैसेस है, और जिंक ऑक्साइड जो बना है वो क्या है? सॉलिड है, और जो CO बना है कार्बन मोनोऑक्साइड वो क्या है? गैसेस है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आ रहा है वेरिएशन ये होता है हेट्रोजीनस दोस्तों, क्योंकि दो से एक या दो से ज्यादा जो आ जाए उसमें फेज तो वो हो जाता है आपका हेट्रोजीनियस। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ये तो छोटा छोटा है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड की बात करेंगे। स्पीड में दो तरह का होता है, हमने बताया, एक फास्ट होता है, एक स्लो रिएक्शन। एक फास्ट रिएक्शन, एक स्लो होता है। ठीक है, आइए देखते हैं कौन सा फास्ट होता है, कौन स्लो। फास्ट रिएक्शन जनरली दीज रिएक्शंस आर आयोनिक होते हैं दोस्तों। कैसे होंगे? ये आयोनिक होंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में HCl प्लस NaOH, सॉरी NaOH जो होता है ये HCl एसिड हो गया।
NaOH जो होगा बेस हो गया। जब रिएक्शन कराएंगे यहाँ बनेगा सॉल्ट और वाटर। क्या बनेगा? सॉल्ट और वाटर। ये जल्दी से रिएक्शन हो जाता है, विग्रस रिएक्शन तो बहुत जल्दी से हो जाता है, ठीक है दोस्तों। और जब जल्दी जल्दी रिएक्शन होगा दोस्तों तो रेट डिटर्मिनेशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ऑलमोस्ट बोल रहा हूँ दोस्तों, किसी किसी केस में इसमें पॉसिबल होता है रेट डिटर्मिनेशन, वो हमारे सिलेबस के बाहर है, वो हमको नहीं पढ़ना है, लेकिन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है ये, जान लीजिए। किसमें? फास्ट रिएक्शन में। फास्ट रिएक्शन जो होता है उसमें रेट हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। रेट क्या होता है दोस्तों? रेट बेसिकली हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे जो 12th में चैप्टर में, जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, वहां पे रेट की बात करेंगे, तो वो हम आगे बात करेंगे। पहले हम इसमें पढ़ लें जो बेसिकली है। फिर दूसरा है स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन क्या होता है? दीज रिएक्शन आर मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ये कैसे होते हैं? मॉलिक्यूलर रिएक्शन। जैसे H2 + N2, H2 + N2 gives 2N, 2HI। क्या दे रहे हैं? H2 + I2, सॉरी, H2 + I2, H2 + I2 gives 2HI। तो ये जो होते हैं कैसे हो गए? ये स्लो रिएक्शन हो गए। और इसका जो डिटर्मिनेशन होता है, ये जो होता है रेट, इसका डिटरमाइन किया जा सकता है, ठीक है। ये फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कैसे है, इसे डिटरमाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ हीट की बात करेंगे दोस्तों। ऑन द बेसिस ऑफ हीट जो थर्ड है, थर्ड मैंने बताया था ये दो तरह का होता है, एक एक्सोथर्मिक, एक एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? एक्सोथर्मिक दोस्तों, हीट इज इवॉल्व इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। इसमें दोस्तों एक्सोथर्मिक रिएक्शन में दोस्तों हीट इवॉल्व होगी, हीट निकलेगी। जैसे आप देखे होंगे बेसिकली, बहुत सिंपल से एग्जांपल, एक होता है चूना। चूना जानते होंगे, जो पान में लगा के खाते हैं, यूपी बिहार वाले सबसे जानते होंगे बेसिकली। तो जब चूने को पानी में डालते हैं तो वो थोड़ी देर बाद देखेंगे तो वो आग बबूला होने लगता है, बल बल करके निकलने लगेगा, बल 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 बल। तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसे है एक्सोथर्मिक? उसमें हमको हीट नहीं देना पड़ा है बेसिकली, वो अपने आप हीट निकाल रहा है। वो क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। जैसे यहाँ पर रिएक्टेंट है, कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट में, और उसमें कुछ एनर्जी निकल रही है। और इसका डेल्टा एच जो एंथैल्पी होती है वो कैसे होता है? नेगेटिव। एंथैल्पी की हम बात दोस्तों थर्मोडायनेमिक में करेंगे बेसिकली, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए एंथैल डेल्टा एच जो होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। अब आते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन, हीट इज एब्जॉर्ब इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। इसमें हीट एब्जॉर्ब करना, मतलब या कह सकते हो हीट सिंपली देना पड़ता है। हीट किसी भी रिएक्शन कराने के लिए हीट देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट को कन्वर्ट कर रहा है प्रोडक्ट में, माइनस ऑफ KCl। बेसिकली इस रिएक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों। कैसे लिख सकते हैं? ऐसे, जो रिएक्टेंट है प्लस एक्स किलो कैलोरी हम दे रहे हैं और गिव्स प्रोडक्ट। अब उस तरफ जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं? हीट दे रहे हैं। जब हीट देंगे तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, तो वो हो जाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब इस केस में डेल्टा एच जो होगा दोस्तों पॉजिटिव होगा। क्या होगा? डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। याद रहेगा। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लास्ट टॉपिक जिसमें ये है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन के बेसिस पे है। ये हमने बताया था दो तरह का होता है, एक रिवर्सिबल होता है, एक इरिवर्सिबल। बेसिकली दोस्तों ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना पड़ेगा। मैंने इसमें सारे पॉइंट लिख दिए हैं, तो आप एक एक पॉइंट गौर से करिएगा। देखिए, रिवर्सिबल रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन प्रोडक्ट कन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कन्वर्ट होता है रिएक्टेंट में, सॉरी, प्रोडक्ट कन्वर्ट होता है किसमें? रिएक्टेंट में, ठीक है। मतलब प्रोडक्ट कन्वर्ट हो सकता है रिएक्टेंट में, ठीक है। जैसे इरिवर्सिबल रिएक्शन में वहां पे प्रोडक्ट कन्वर्ट नहीं होगा रिएक्टेंट में। अब यहाँ पे देखिए, जैसे एग्जांपल है N2 3H2, ये रिवर्सिबल रिएक्शन का ये सिंबल है दोस्तों, ऐसे डिनोट किया जाएगा, और 2NH3 होगा, ठीक है। अब यहाँ का जो ये प्रोडक्ट है अमोनिया, इसको भी बना सकता है, हाइड्रोजन भी बना सकता है, और यहाँ पे नाइट्रोजन अमोनिया, नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर ये तो बना ही रहे हैं, ठीक है। ओके, रिएक्शन इज प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन दोस्तों, दोनों डायरेक्शन में चल सकता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन। ये तो मैंने बता ही दिया। पॉसिबल इन क्लोज कंटेनर, ये दोस्तों कब पॉसिबल है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है कि ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो किस कंडीशन में पॉसिबल है? जब दोस्तों क्लोज कंटेनर हो, तो उस कंडीशन में पॉसिबल है। क्लोज कंटेनर मतलब क्या होता है दोस्तों? जैसे एक मान लीजिए स्टील बोतल है, अब इसमें ये मान लो मैं गर्म पानी रख दूं, क्या रख दूं? गर्म पानी, या मतलब इसमें इस थर्मोमीटर में ये आइसोलेटेड होता है दोस्तों। पहले मैंने इसे खोला, इसमें नाइट्रोजन डाला और हाइड्रोजन डाला, फिर इसके बाद हमने इसे बंद कर दिया, अब ये क्लोज करके रख दिया। अब दोस्तों इसमें ना अमोनिया भी बन रहा है एट द टाइम ऑफ द, थोड़ी देर बाद, एट अ टाइम पे थोड़ी देर बाद फिर
नाइट्रोजन और अगर उसको जरूरत पड़ेगा तो हाइड्रोजन भी बन जाएगा। ठीक है, दोनों डायरेक्शन में चलता रहेगा। समझ गया? ठीक है, क्लोज कंटेनर होना चाहिए दोस्तों, ये याद रखिएगा। अटेन एट इक्विलिब्रियम, ये अटेन करता है इक्विलिब्रियम दोस्तों। बेसिकली रिवर्सिबल रिएक्शन ही होता है जो इक्विलिब्रियम अटेन करता है। ठीक है, जैसे कि अब आगे बात करेंगे, रिएक्टेंट आर नेवर कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब ये प्रोसेस चलता रहेगा टाइम, मतलब अब इसमें इस बॉटल में जैसे मैंने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रखा, अमोनिया बनता रहा, फिर टूटता रहा नाइट्रोजन में, ये चलता रहेगा बेसिकली। वो स्टॉप नहीं होगा, मतलब रिएक्टेंट कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं होगा प्रोडक्ट में। ठीक है, समझ गए? और यहाँ पे देखिए लास्ट पॉइंट क्या है, न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन होगा लेकिन एक्सेप्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा दोस्तों, किसमें? रिवर्सिबल रिएक्शन में। जैसे यहाँ पे देखिए HCl है, HCl में अगर हम वीक वीक क्या दे रहे हैं, ये वीक बेस है। ये क्या है? वीक बेस है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड डाल रहे हैं, तब यहाँ बन रहा है सॉल्ट। क्या बन रहा है? अमोनिया का सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट और वाटर बन रहा है। ठीक है, ये न्यूट्रलाइजेशन, ऑलमोस्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, इसी का सेकंड टाइप जो होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है दोस्तों? इरिवर्सिबल रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन प्रोडक्ट कैन नॉट कन्वर्ट इनटू द रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट जो है रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होगा। जैसे MgCl2 प्लस H2SO4, MgCl2 प्लस H2SO4 जब रिएक्ट कराएंगे तो Mg सल्फेट, मैग्नीशियम का सल्फेट प्लस 2HCl बनेगा। ठीक है, ऐसे जिंक है, जिंक को और हम H2SO4 ले रहे हैं, जिंक जब कन्वर्ट हो जाएगा इसको तोड़ के जेड सल्फेट में, जिंक सल्फेट और H2 में जो इवॉल्व हो जाएगा, उड़ जाएगा। समझ गए? अब बात करते हैं इसी की पॉइंट, रिएक्शन प्रोसीड इन ओनली वन डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन दोस्तों। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, मतलब प्रोडक्ट की साइड में बनेगा। ठीक है, ये दोस्तों ओपन कंटेनर में होता है। ये किसमें होता है? ओपन कंटेनर, कहीं भी करा सकते हैं। डू नॉट अटेन इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम अटेन नहीं करता है दोस्तों। कौन? इरिवर्सिबल रिएक्शन। और रिएक्टेंट ऑलमोस्ट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, ऑलमोस्ट बोल रहा हूं दोस्तों, कंप्लीटली नहीं, ऑलमोस्ट दोस्तों 99.99% ये कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में। ठीक है, कुछ परसेंट रह भी जाता है, वो नहीं माने रखता। फिर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का न्यूट्रलाइजेशन होता है बेसिकली दोस्तों। ठीक है, समझ आ गया? जैसे कि HCl NH4OH gives NaCl प्लस H2O। ठीक है, समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया। ये है स्ट्रॉन्ग एसिड, ये है स्ट्रॉन्ग बेस, ये है सॉल्ट, ये है वाटर। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलके न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, सॉल्ट बना रहे हैं और वाटर बन रहा है। समझ गए? आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब बेसिकली दोस्तों हम आ गए अपने पेज पे आने से पहले हम इसे ताला तोड़ते हैं और हम इसे जूम कर लेते हैं। बेसिकली दोस्तों ये बहुत गंदा राइटिंग लिखा हुआ है, तो आप उसे नेवर माइंड करिएगा, आप अपने हिसाब से बनाइएगा। लेकिन हमने जो बनाया है, हमको पता है हम कैसे बनाए हैं, कहाँ कहाँ लिखे हैं, कौन सा पॉइंट पहले, कौन सा ट्रिक किस तरह से पढ़ना है। ठीक है, तो आप वही फॉलो करिएगा। केमिकल रिएक्शन हमने आपको बता दिया है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है हमने आपको बता दिया। ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होता है दोस्तों। लेकिन केमिकल रिएक्शन पढ़ने से पहले दोस्तों हम इसमें पढ़ते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, लोमा जिसे बोलते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन। उसमें क्या बोलता है दोस्तों? लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है? जो रिएक्टेंट का, सॉरी, जो प्रोडक्ट का मोल होगा, कंसंट्रेशन होगा, सॉरी, जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन होगा अपॉन में जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होगा, वो एक्टिव मास के बराबर होगा। ये कह सकते हैं एक्टिव मास जो होता है वो किसके बराबर होगा? कंसंट्रेशन के बराबर ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। ठीक है, अब यही को हम करेंगे। ठीक है, एक्टिव मास जो होता है निकालने के लिए फॉर्मूला है, एक्टिव मास निकालने का फॉर्मूला N/V, या इसे लिख सकते हैं D इंटू 1000 अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, एक्टिव मास ऑफ सॉलिड 1 लेते हैं, एक्टिव मास ऑफ लिक्विड 1 लेते हैं दोस्तों। आपको पता होगा कंसंट्रेशन बराबर क्या लिखते हैं? कंसंट्रेशन जो होता है मोल अपॉन में वॉल्यूम लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब एक स्पेशल टर्म आ गया है, उसके बारे में हम डिफाइन करेंगे। स्पेशल टर्म क्या है?
केसी होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सी, के सी, ठीक है। ये होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड के एफ अपॉन में के बी, के एफ अपॉन में के बी। के एफ क्या है? फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट अपॉन में बैकवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट। फॉरवर्ड रिएक्शन दोस्तों, जैसे यहाँ पे देखिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी गिव्स ए अपॉन, जैसे यहाँ पे इसको मैं एक दूसरा रिएक्शन करा देता हूँ। मान लीजिए ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, ठीक है। ए का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ए है, बी का स्मॉल बी है, सी का स्मॉल सी है, डी का स्मॉल डी है दोस्तों, ठीक है। अब ये है प्रोडक्ट और ये वाला हो गया रिएक्टेंट, ये हो प्रोडक्ट, ये वाला रिएक्टेंट दोस्तों, ठीक है। अब प्रोडक्ट फॉरवर्ड वाला मतलब प्रोडक्ट, फॉरवर्ड वाला मतलब प्रोडक्ट सी अपॉन में सी, डी अपॉन में डी, अपॉन में ए अपॉन में ए, बी अपॉन में बी। ये हो गया के सी निकालने का फॉर्मूला दोस्तों, के सी। के सी बेसिकली क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, समझ गए। आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। इसी में आता है एक क्वेश्चन, जब क्वेश्चन करेंगे तो एक आता है कौन सा इक्वेशन, एक इक्वेशन आ जाएगा जहां पे आपको निकालना पड़ेगा। तो आपको याद रखना पड़ेगा एक ये इक्वेशन होता है x बराबर माइनस में b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ठीक है। ये मैथमेटिक की इक्वेशन है जो बाइनोमियल निकालने का काम आता है दोस्तों। जब एक्स स्क्वायर प्लस प्लस 2a, ऐसे कह सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b होता है ऐसा कुछ, बी स्क्वायर, हाँ आई थिंक यही हो दोस्तों। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए ये आता है बेसिकली, या आपको कह सकते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन निकालने के लिए जब आता है तब वहां पे ये आप फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। समझ में आ गया। अब आइए एक नया टर्म पढ़ते हैं जिसका नाम है केपी। केपी क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर दोस्तों। ये एक केसी जो होता है कब कब लगेगा? जब कंसंट्रेशन का टर्म दिया रहे, जब कंसंट्रेशन टर्म दिया रहे तो वहां पे केसी लगेगा, लेकिन जब पार्शियल प्रेशर के टर्म में आ जाएगा दोस्तों तो वहां पे केपी लगेगा, ठीक है। क्या लगेगा? केपी। केपी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर इसमें दोस्तों मान लीजिए ए रिएक्शन ए प्लस बी गिव सी प्लस डी, इसका पार्शियल प्रेशर ऑफ सी प्रोडक्ट का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सी, और पार्शियल प्रेशर ऑफ डी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट डी अपॉन में पार्शियल प्रेशर ऑफ ए रिएक्टेंट का प्रोडक्ट, ऐसे मतलब प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, ऐसा कर लीजिए, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट जो रिएक्शन रहेगा उसी करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन उसी को लेना पड़ेगा। केपी सिर्फ और सिर्फ केवल गैस के लिए वैलिड है, ओनली गैस के लिए। किसके लिए? सिर्फ गैस के लिए। लेकिन केसी जो है वो सबके लिए वैलिड है, लेकिन सॉलिड के लिए वन हो जाता है, लिक्विड और गैसेस के लिए ज्यादातर यूज होता है, ठीक है। के पी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अपॉन में ए, पार्शियल प्रेशर बी अपॉन में बी, ठीक है दोस्तों। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पार्शियल प्रेशर क्या होता है? ये क्या बला है पार्शियल प्रेशर? पार्शियल प्रेशर दोस्तों कोई कुछ बड़ी बात नहीं है दोस्तों। इसको निकालने के लिए जो मान लीजिए पार्शियल प्रेशर ए का निकाल रहे हैं, इसका हम निकाल रहे हैं पार्शियल प्रेशर, तो इसका निकालने के लिए क्या करेंगे? मोल ऑफ ए का मोल अपॉन में टोटल मोल, जो टोटल मोल दिया है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, मतलब रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट का, डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाई टोटल प्रेशर, मल्टीप्लाई बाई टोटल प्रेशर, वो आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी निकालना है तो ऐसे मोल ऑफ बी अपॉन में टोटल मोल इनटू टोटल प्रेशर, ठीक है। ऐसे पार्शियल प्रेशर ऑफ सी निकालना है तो मोल ऑफ सी अपॉन में टोटल मोल इनटू टोटल प्रेशर। ऐसे पार्शियल प्रेशर ऑफ डी निकालना है तो मोल ऑफ डी इनटू टोटल मोल अपॉन में टोटल प्रेशर, ठीक है दोस्तों। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या है दोस्तों? आगे बहुत बढ़िया टॉपिक आने वाला है, वो है केपी और केसी में रिलेशन दोस्तों। केपी और केसी में रिलेशन, लेकिन अभी पहले हम ये कर लेते हैं केपी और किस फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे अभी हमने बोला मोल प्रोडक्ट साइड का मोल अपॉन में टोटल मोल, प्रोडक्ट साइड मोल अपॉन टोटल मोल इनटू टोटल प्रेशर अपॉन में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट, इसका पावर में, ठीक है। हम इसका मोल ऑफ रिएक्टेंट अपॉन में टोटल मोल इनटू टोटल प्रेशर इन पावर में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है दोस्तों।
अब पार्शियल प्रेशर निकालने का दोस्तों एक बढ़िया फॉर्मूला होता है एक और, टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन, टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन। ठीक है, बेसिकली वही लिखा है ना, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल अपॉन में टोटल मोल, तो वही लिखा हुआ है। जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट निकालना है तो मोल ऑफ रिएक्टेंट इंटू टोटल प्रेशर और एट इक्विलिब्रियम। पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट निकालना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट इनटू टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे हम एक बढ़िया टॉपिक की जो इसमें होता है रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। क्या बात करेंगे, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी दोस्तों। ठीक है, क्या होता है केपी एंड केसी में रिलेशन, ये रिश्ता क्या कहलाता है, आइए हम बताते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है। केपी बराबर केसी आर टी डेल्टा एन जी दोस्तों, केपी बराबर केसी आर टी डेल्टा एन जी, ये एज इट इज डायरेक्ट याद रखिएगा। यहाँ पे डेल्टा एन जी क्या होता है, डेल्टा एन जी दोस्तों स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट होता है। क्या होता है, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, याद रहेगा, अगर नहीं याद रहेगा तो लिख लीजिएगा, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, डेल्टा एन जी। ठीक है, अब डेल्टा एन जी जीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। ठीक है, अब इसी टर्म में हमने कुछ मतलब एक शॉर्ट टर्म बनाया है, क्वेश्चन में एज इट इज पूछ लिया जाता है दोस्तों। देखिए क्या होता है, अगर डेल्टा एन जी निगेटिव है, अगर मान लीजिए प्रोडक्ट के साइड में मोल कम है, रिएक्टेंट साइड में जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो ज्यादा है, उस केस में डेल्टा एन जी निगेटिव आएगा। अब डेल्टा एन जी निगेटिव आएगा, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, केसी ज्यादा है केपी से, किससे, केसी ज्यादा है केपी से, समझ गए। अब दूसरा, इफ डेल्टा एन जी पॉजिटिव, अगर हम डेल्टा एन जी पॉजिटिव ले लें तब, अगर डेल्टा एन जी पॉजिटिव ले लेंगे दोस्तों, वहां पे क्या होगा, केपी बड़ा हो जाएगा केसी से, मतलब प्रोडक्ट साइड की स्टैक्योमेट्री ज्यादा हो जाए और रिएक्टेंट साइड स्टैक्योमेट्री का कोफिशिएंट कम हो जाए, तब क्या हो जाएगा, उस समय डेल्टा एन जी पॉजिटिव हो जाएगा। डेल्टा एन जी जब पॉजिटिव हो जाएगा दोस्तों, तो वहां पे केपी ज्यादा हो जाएगा केसी से, समझ गए। अब एक और रिएक्शन होता है, डेल्टा एन जी अगर जीरो हो जाए, डेल्टा एन जी अगर जीरो हो जाए तब उस केस में केपी बराबर केसी हो जाता है दोस्तों। क्या हो जाता है, केपी बराबर केसी हो जाता है। आइए यहाँ पे हमने रिएक्शन लिखा है, आपको हम ये दिखा भी देते हैं। जैसे केपी अगर केसी ज्यादा हो जा रहा है केपी से, तब किस केस में, पीसीएल 5 है, इस केस में जब निगेटिव हो जाए, सॉरी ये तो पॉजिटिव वाला केस हो जाएगा ना शायद, एक मिनट देखने दीजिए, 2 - 1, ये प्रोडक्ट -1 तो पॉजिटिव आएगा, ये तो पॉजिटिव वाला केस है दोस्तों, ये पॉजिटिव वाला पीसीएल 5 प्लस पीसीएल 3 दिया है, ये पॉजिटिव वाला केस हो जाएगा। अगर हम उसका उल्टा कर दें तब हो सकता है, तब ये हो सकता है दोस्तों, 2 1 3 -2। हाँ दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट दीजिएगा, हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखिए, ये जो रिएक्शन है ये गलत है, ये क्या है, गलत है। अगर मैं इसको उल्टा करके लिखूं, जैसे PCl3 प्लस Cl2 गिव क्या देता है, PCl5 देगा, जाहिर सी बात है। अब इस केस में दोस्तों देखेंगे आप, केपी जो है, केपी जो होगा कम होगा, केसी ज्यादा होगा, क्योंकि इसका स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 1, इसका 1, तो 1 - 2, ये क्या हो जाएगा, -1, 1 - 2 -1 हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा एन जी जो होगा निगेटिव हो जाएगा। अब एक होता है केपी जब पॉजिटिव, केपी पॉजिटिव का वजह, जैसे 2SO3 गिव्स 2SO2 प्लस O2। अब यहाँ पे देखेंगे स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट प्रोडक्ट साइड में 3 है और रिएक्टेंट साइड में 2 है, तो माइनस करेंगे तो प्लस आएगा, तो केपी ज्यादा हो जाएगा। और केपी बराबर जीरो हो जाए, केपी बराबर केसी हो जाए, कब होता है, जब केसी डेल्टा एन जी जीरो हो जाता है, तो जैसे H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। अब इस केस में 2HI प्रोडक्ट में 2 स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है और रिएक्टेंट में भी 2 है, 1 + 1 2, तो माइनस करेंगे तो जीरो आ जाएगा, तो यहाँ पे केपी बराबर केसी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गया, आया कि नहीं आया, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया कि नहीं। अब दोस्तों एक आठवां रिलेशन पढ़ते हैं, एक आठवां रिलेशन पढ़ते हैं, क्या होता है वो आठवां रिलेशन, आइए बात करते हैं आठवां रिलेशन की। आठवां रिलेशन क्या होता है दोस्तों, देखिए, डेल्टा G0, डेल्टा G0 यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है, डेल्टा G0 बराबर होता है -2.303 RT log KC। ठीक है,
3.30 RT log Kc। Kc क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है दोस्तों, ठीक है। अब क्या होता है दोस्तों, अगर यहाँ पे देखिए क्या दो इक्वेशन बनेगा। अगर डेल्टा जी नॉट लेस देन जीरो है, मतलब डेल्टा जी नॉट नेगेटिव है, क्या है? नेगेटिव है, तब लॉग जो लॉग के केसी है, जो लॉग केसी है वो पॉजिटिव रहेगा। वो क्या रहेगा? पॉजिटिव, क्योंकि ये नेगेटिव, इधर भी ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो लॉग केसी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। अगर लॉग केसी पॉजिटिव मतलब केसी पॉजिटिव मतलब ये दोस्तों केसी ग्रेटर देन वन है। केसी जब ग्रेटर देन वन हो जाएगा दोस्तों, तो वो केस इक्वेशन हो जाएगा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। किस रिएक्शन की? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की बात करेंगे, ठीक है। आपको मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, आप यहाँ पे रब कर रहे हैं दोस्तों, आप देख लीजिएगा, जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए, ये है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन प्रोसेस, ठीक है। कब किस केस में होगा? जब डेल्टा जी नेगेटिव होगा और लॉग जो होगा, लॉग केसी जो होगा पॉजिटिव आएगा। जब डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा तो लॉग केसी पॉजिटिव। लॉग केसी पॉजिटिव मतलब लॉग ग्रेटर देन, लॉग केसी जो है ग्रेटर देन वन। केसी जब ग्रेटर देन वन हो जाएगा तो इसका मतलब ये वो रिएक्शन कैसा होगा? वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, ठीक है। अगर डेल्टा जी जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा, अगर ग्रेटर क्या होगा? डेल्टा जी नॉट क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो होगा। ग्रेटर देन जीरो मतलब दोस्तों पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव, ठीक है। इसका मतलब लॉग केसी को क्या होना पड़ेगा? लॉग केसी को नेगेटिव होना पड़ेगा। लॉग केसी को नेगेटिव होना पड़ेगा, जीरो से कम होना पड़ेगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव मतलब क्या हो गया दोस्तों? वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। कैसे होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है। समझ में आ गया? डेल्टा जी और पहले ये रिलेशन पूछता है डेल्टा जी और केसी में, फिर इसमें पूछता है कौन सा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, किस कंडीशन के, किस कंडीशन में? नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होने के लिए दोस्तों डेल्टा जी जो होता है लेस देन वन हो और लेस देन जीरो होना चाहिए, उसका जीरो से मतलब नेगेटिव होना चाहिए। और लॉग केसी पॉजिटिव, केसी इसका मतलब केसी जो होगा पॉजिटिव हो जाएगा। केसी पॉजिटिव मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है। अगर यही चीज डेल्टा जी जो होगा अगर मान लीजिए क्या हो जाए, ग्रेटर देन जीरो हो जाए, मतलब पॉजिटिव आ जाए, तो वहां पे केसी जो होगा पॉजिटिव आ जाएगा, और मतलब केसी को निगेटिव होना पड़ेगा, लॉग केसी को। केसी निगेटिव मतलब केसी जो होगा लेस देन वन आएगा। लेस देन वन मतलब निगेटिव में नेगेटिव होना चाहिए, लेस देन जीरो, सॉरी, लेस देन जीरो होना चाहिए। लेस देन जीरो, जीरो मतलब नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव कब होगा? जब नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, ठीक है। समझ गए? आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नॉन स्पॉन्टेनियस में क्या होगा ये पता होगा ना? नॉन स्पॉन्टेनियस में के इक्विलिब्रियम लेस देन वन होगा, ठीक है। के सी लेस देन वन होगा, यहाँ पे लिखा हुआ देख लीजिए, के इक्विलिब्रियम लेस देन वन, ये ठीक है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं इसे और जूम करने की कोशिश करता हूँ दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिख रहा होगा आपको। एक मिनट, मैं इसे रब कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर विजिबिलिटी हो, ठीक है। कोई बात नहीं, लाइट कट गई है, फिर भी हम पढ़ाएंगे, ठीक है दोस्तों। आपको यहाँ समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्या लिखा हुआ अगला पॉइंट? नोट पॉइंट है दोस्तों। क्या है? नोट पॉइंट है। क्या लिखा है? कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन चाहे जितना फास्ट या स्लो हो, केसी और केपी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। कैटलिस्ट के प्रेजेंस, कैटलिस्ट दोस्तों कुछ भी हो सकता है। अगर उसका कैटलिस्ट डाल रहे हैं कोई रिएक्शन में, उसके प्रेजेंस में चाहे रिएक्शन फास्ट हो चाहे वो रिएक्शन स्लो हो, चाहे वो रिएक्शन फास्ट हो चाहे रिएक्शन स्लो हो, केसी और केपी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। याद रखिए, केसी और केपी हमेशा किस पे डिपेंड करेंगे? सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे। किस पे डिपेंड करेंगे? सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूले पे। क्या है? लॉग केपी अपॉन में केसी बराबर होता है लॉग आर टी डेल्टा एन जी। लॉग केपी अपॉन में केसी बराबर हो जाएगा लॉग आर टी डेल्टा एन जी दोस्तों, ठीक है। समझ आ गया? ये दोस्तों बहुत हेल्प करता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। लॉग के पी अपॉन में के सी बराबर लॉग आर टी डेल्टा एन जी। अब इस केस में भी ऐसे पूछ लेता है कि यहाँ पे क्या होगा, तो ये भी याद रखना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे डेल्टा एन जी क्या होता है? पॉजिटिव होना ही चाहिए। यहाँ पे इस केस में डेल्टा एन जी पॉजिटिव होना ही चाहिए, होना चाहिए। जैसे लॉग के अपॉन के सी जब इसे करेंगे तो माइनस डेल्टा लॉग आर टी बराबर जीरो होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या है दोस्तों? नोट पॉइंट,
यदि डेल्टा एन जी जीरो, यदि क्या हो जाए, डेल्टा एन जी क्या हो जाए, जीरो, तो अगर हम वॉल्यूम चेंज करें, अगर डेल्टा एन जी जीरो हो जाए, अगर हम वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर डेल्टा एन जी जीरो, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, अगर हम वॉल्यूम को चेंज कर रहे हैं, उस कंडीशन में अगर हम वॉल्यूम को चेंज कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आपको एवोगैड्रो पता होगा, मोल वहां पे वॉल्यूम बराबर हो जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है मोल के। अब जब डेल्टा एन जी जीरो हो जाएगा, डेल्टा एन जी अगर जीरो हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको पता हो जाना चाहिए यहाँ से, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं 11th नंबर फॉर्मूला पे, क्या है के बराबर के वन प्लस के टू वेन टू और मोर रिएक्शन मल्टीप्लाई किया जाए। जब जब दो या दो रिएक्शन को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं दोस्तों, तो अब वहां पे क्या करेंगे, के बराबर के वन प्लस के टू करेंगे दोस्तों, ठीक है। जैसे के वन दिया है, प्रोडक्ट ऑफ के टू दिया है, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्ट, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं दोस्तों, बेसिकली। समझ गया कि नहीं, आया कि नहीं समझ? आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे अपने, रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट क्या होता है दोस्तों, इफ क्यूसी, इसे हम क्यूसी से डिनोट करते हैं, अगर क्यूसी जो है लेस देन केसी से, अगर क्यूसी कम है किससे, केसी से, तब रिएक्शन मूव करेगा किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी प्रोडक्ट के साइड में। अगर क्यूसी जो रिएक्शन कोशेंट है वो कम होगा किसके, केसी से, तब वो किस तरफ मूव करेगा, वो प्रोडक्ट साइड मूव करेगा, ठीक है। अगर यही केस कि क्यूसी अगर ज्यादा हो जाए केसी से, अगर क्यूसी ज्यादा हो जाए केसी से, तब क्या होगा, रिएक्शन मूव करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन मूव करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। किस डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं, इफ क्यूसी बराबर केसी, अगर क्यूसी बराबर हो जाए केसी के, तब रिएक्शन विल अटेन इक्विलिब्रियम, तब वहां पे रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाता है दोस्तों, ठीक है। पहला कंडीशन बताया, जब क्यूसी लेस देन हो केसी से, तब रिएक्शन करेगा मूव फॉरवर्ड। जब क्यूसी ग्रेटर हो केसी से, तब रिएक्शन मूव करेगा बैकवर्ड। जब क्यूसी बराबर हो जाए केसी के, तब रिएक्शन मूव करेगा नहीं, वो हो जाएगा इक्विलिब्रियम पे। समझ गए कि नहीं, घुमा दिया ना, समझ गए। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, सॉरी, आगे हम पेज लेते हैं, ये पेज एक्स्ट्रा ऐड हो गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट पेज पे आए हैं दोस्तों, नेक्स्ट पेज पे आते ही हम ताला को तोड़ेंगे और हम इसे जूम करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे, जूम कर लेंगे। आइए बात करते हैं दोस्तों, हम ग्राफ की बात दोस्तों लास्ट में करेंगे, जिससे आपको याद भी रहे, ठीक है, क्योंकि बेसिकली पहले ग्राफ की बात कर लेंगे तो आप भूल जाएंगे। अब हम बात करेंगे वांट ऑफ इक्वेशन की है, इसका वांट ऑफ इक्वेशन, इक्विलिब्रियम, सॉरी, वांट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है, वांट ऑफ इक्विलिब्रियम, वांट ऑफ इक्विलिब्रियम कुछ नहीं है दोस्तों, क्या होता है, लॉग के टू अपॉन में के वन, लॉग के टू अपॉन में के वन बराबर डेल्टा एच अपॉन में 2.303 आर वन अपॉन में टी वन माइनस वन अपॉन में टी टू। बेसिकली दोस्तों ये आपको याद रखना है, ये बेसिकली आपको याद रखना है, ये कहाँ है, ये आपको हम समझाएंगे केमिकल काइनेटिक्स में, ठीक है, कैसे आया, कहाँ से आया, हम वहां पे समझाएंगे, लेकिन अभी आपको याद रखना है कि केसी क्वेश्चन में दो केसी दिया रहेगा, के वन के टू, तो वहां से आपको डेल्टा एच की पूछ लेगा, टेम्परेचर एक दिया रहेगा, दूसरा टेम्परेचर का फॉर्मूला, दूसरा टेम्परेचर निकालने के लिए बोल देगा, तो उस कंडीशन में ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, इफ टेम्परेचर डिक्रीजेस, अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो वो कैसा कंडीशन होगा, वो एक्सोथर्मिक कंडीशन होगा। कैसे होगा, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्या होता है, के1, एक्सोथर्मिक के लिए क्या होना चाहिए, के1 जो नीचे की वैल्यू, के1 ज्यादा होना चाहिए के2 से, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक्सोथर्मिक इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, ठीक है। एंडोथर्मिक है दोस्तों, के2 ज्यादा होना चाहिए के1 से, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के दोस्तों, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे हम बात करते हैं, आगे क्या है दोस्तों, स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोस्तों, बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए रिएक्शन है, ये एक रिएक्टेंट है, कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, उसका के1 है, और एक प्रोडक्ट है, कन्वर्ट हो जा रहा है रिएक्टेंट में, मतलब उल्टा रिएक्शन हो जा रहा है, वो हो जा रहा है, उसका है के2। तब यहाँ पे पूछ रहा है के1 और के2 में क्या रिलेशन होगा,
K1 और K2 में रिलेशन ये होगा दोस्तों, उल्टा रिएक्शन हो जाएगा, तो K2 बराबर हो जाएगा 1/K1, K2 बराबर हो जाएगा 1/K1। ठीक है, समझ गए। अब दूसरा केस देख लीजिए, जैसे रिएक्टेंट है कन्वर्ट हो जा रहा है प्रोडक्ट में, उसका K1 दिया हुआ है, उसका K1 दिया हुआ है, ठीक है, उसका Kc वैल्यू K1 है, उसका केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, K1 है, ठीक है। दूसरे केस में अगर रिएक्टेंट को मल्टीप्लाई कर दिया रहा ए से और प्रोडक्ट बन रहा है ए प्रोडक्ट, ठीक है। अब उसका K2 और K1 में रिलेशन क्या होगा, K2 और K1 में रिलेशन K2 बराबर हो जाएगा K1 पावर में ए, K2 बराबर में हो जाएगा K1 पावर में ए, पावर उसका मतलब जो उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा उसके पावर में चला जाएगा दोस्तों, ठीक है, अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, समझ गए। सॉरी, अगर थर्ड केस ले रहे हैं, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, उसका क्या है K1, और जो तो यहाँ पे एक रिएक्शन है एस गिव्स टी, उसका है K2, मतलब एक दूसरा रिएक्शन आ गया है। एक है रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, K1 है, एस गिव टी ये देता है K2, फिर इन दोनों का मिक्सचर है, एक R प्लस एस जब कर रहे हैं तो गिव्स P प्लस टी, और ये होगा KS। अब KS में क्या रिलेशन होगा, मतलब मान लीजिए K1 K2 K3 है, क्या है K3 है, K3 रिलेशन क्या होगा K2 और K1 से, तब ये तो दोस्तों आप देखेंगे इन दोनों को ऐड जब करेंगे, इन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो P प्लस टी मिलेगा, या आर एस प्लस करेंगे, R प्लस एस करेंगे तो P प्लस टी मिलेगा। तो यहाँ पे के हमने बोला था जब ऐसा कंडीशन आए तो जब प्लस वाला आ जाए तो यहाँ पे K3 बराबर K1 प्लस K2 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे डायरेक्ट, ठीक है। अगर एडिशन आ जाता है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन अगर मल्टीप्लाई आ रहा है तो वहां पे एडिशन कर देंगे दोस्तों, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वैसे एडिशन आ जाएगा वहां पे नेक्स्ट पेज में, जैसे यहाँ पे बताए थे दोस्तों। यहाँ पे देखिए ये जो मल्टीप्लीकेशन वाला आ रहा था कहाँ गया, ये वाला देखिए, ये वाला चीज बता रहा था, अगर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा तो आपको ऐड करना है, ठीक है दोस्तों, समझ गए। और इस केस में आपको समझ रहे हैं, अगर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन स्टैक्योमेट्रिक कर रहे हैं तो उसका स्टैक्योमेट्रिक इसमें कोफिशिएंट कहाँ चला जाएगा, पावर में चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए K3 बराबर हो जाएगा K1 इंटू K3, समझ में आ गया। आई होप यहाँ तक आ गया होगा, जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा दोस्तों, समझ गए। चलिए लिखा है यहाँ पे पॉइंट, उसके बारे में हम बात करेंगे। नोट पॉइंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc Kp डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, ये तो मैं आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड्स ऑन, कहाँ पे नहीं डिपेंड करता, कंसंट्रेशन पे नहीं डिपेंड करता दोस्तों, प्रेशर पे नहीं डिपेंड करता, वॉल्यूम पे नहीं डिपेंड करता, कैटलिस्ट पे डिपेंड नहीं करता है दोस्तों, ठीक है, समझ गए। चलिए अब हम बात करेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की, डीओडी, अल्फा जिसे कहता है। अल्फा निकालने के लिए दोस्तों क्या रहता है, डिसोसिएटेड मोल अपॉन में इनिशियल मोल इनटू 100 करते हैं, क्या है डिसोसिएटेड मोल, कितना मोल डिसोसिएट हो गया है, अपॉन में इनिशियल मोल, कितना मोल इनिशियल का था, इनटू 100 कर देंगे तो वो अल्फा परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है। अगर के टर्म में दिया हुआ है तो, अगर के टर्म में दिया है तो कैसे करेंगे, अगर के अल्फा बराबर अंडर रूट में के अपॉन में 1 प्लस रूट में के दोस्तों, अल्फा बराबर अंडर रूट में के अपॉन में 1 प्लस रूट में के दोस्तों, ठीक है, समझ गए, आएगी नहीं समझ, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अल्फा बराबर रूट में के अपॉन में 1 प्लस रूट में के, और यहाँ से दोस्तों आपको पता लगेगा अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रूट वी के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रूट पी के, ठीक है। एक दोस्तों एक और इसी में निकलता है, अल्फा बराबर वी, अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी अपॉन में डेल्टा एन जी अपॉन में सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट की ही बात कर रहा है दोस्तों, डेल्टा एन जी अपॉन में सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, जो गैसियस हो और प्रोडक्ट में हो उसी का डिवाइड कर देंगे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वी के, वी क्या है यहाँ पे प्रॉब्लम होता है, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डेल्टा एन जी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट अपॉन में सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस, सिर्फ गैसियस का लेना है और किसका लेना है, प्रोडक्ट में लेना है, ठीक है। समझ आ गया ना, आ गया कि नहीं आया, सॉरी। चलो इसे और बढ़िया से समझ लेते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों मान लो एक्सपेरिमेंटल के तरीके से दे दिया था, अल्फा बराबर डी माइनस डी अपॉन में अल्फा ब्रैकेट में एन माइनस 1,
ये क्या है, डी क्या है, देखिए अल्फा बराबर 2 मास ऑफ थ्योरेटिकल माइनस मास ऑफ ऑब्जर्व अपॉन में मास ऑफ ऑब्जर्व होता है। क्या है, अल्फा बराबर 2 इंटू मास ऑफ थ्योरेटिकल माइनस मास ऑफ ऑब्जर्व अपॉन में मास ऑफ ऑब्जर्व हो जाएगा। ठीक है, समझ गया कि नहीं, समझ गया कि नहीं दोस्तों। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ये वाला अगर फॉर्मूला आपको नहीं याद भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एज इट इज अगर याद कर लेंगे तो डायरेक्ट आपको उसमें मिल जाएगा ऑप्शन में। ठीक है दोस्तों, आप इसे क्वेश्चन को सही कर लोगे। अल्फा बराबर डी माइनस डी, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन में अल्फा इंटू एन माइनस वन। डी जो होता है मास ऑफ थ्योरेटिकल है, ये स्मॉल डी माइनस मास ऑफ ऑब्जर्व है, अल्फा ब्रैकेट में एन माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा दोस्तों। आइए बात करते हैं ली चैटियर प्रिंसिपल के दोस्तों। आप बहुत देर से इंतजार कर रहे होंगे, ली चैटियर प्रिंसिपल बताइए। आइए देखते हैं ली चैटियर प्रिंसिपल के बारे में। पहला है दोस्तों कंसंट्रेशन से हम खेलेंगे। क्या है, एक रिएक्शन है, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, तो केस है फॉरवर्ड रिएक्शन में कब जाएगा। अगर रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, फॉरवर्ड रिएक्शन में कब जाएगा दोस्तों, इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज कर दिया जाए। अगर इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दिया जाए देन रिएक्शन मूव फॉरवर्ड डायरेक्शन। कहाँ मूव करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा दिए तो वो कहाँ मूव करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। जाहिर सी बात है, जहां पे कम होगा वहीं पे जाएगा। ठीक है, अब देखिए इफ नंबर ऑफ इफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, अगर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का कम कर दिया जाए, अगर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का ज्यादा है उसे अगर हम कम कर दिया जाए देन रिएक्शन मूविंग फॉरवर्ड डायरेक्शन, तब भी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, अब बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए पढ़ लेते हैं। अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम है तब वो कहाँ जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। बैकवर्ड डायरेक्शन में कब जाएगा, जब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का ज्यादा हो जाए तब वो रिएक्शन कहाँ मूव करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा दोस्तों। ठीक है, समझ गए। अब इससे पहले हम प्रेशर वाला पढ़े, पहले हम टेम्परेचर वाला पढ़ लेते हैं दोस्तों। कहोगे ऐसा क्यों, ऐसा पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ऐसे क्योंकि वो सिमिलर है। टेम्परेचर वाला देखिए दोस्तों, अगर टेम्परेचर ऑफ रिएक्टेंट का इंक्रीज कर रहे हैं तब रिएक्शन मूव कर रहा है कहाँ पे, टेम्परेचर रिएक्टेंट का ज्यादा कर रहे हैं तो मूव करेगा जहां पे कम टेम्परेचर है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अगर टेम्परेचर ऑफ प्रोडक्ट का कम है, टेम्परेचर ऑफ प्रोडक्ट का कम है तब कहाँ रिएक्शन मूव करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा दोस्तों। ठीक है, उसे हीटअप करने की कोशिश करेगा। समझ गए। अगर टेम्परेचर ऑफ रिएक्टेंट कम है, अगर टेम्परेचर ऑफ रिएक्टेंट कम है इस बार तो रिएक्शन मूव करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, समझ गए, समझ गए कि नहीं गए। अब यहाँ पे देखिए अगर टेम्परेचर ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा हो जाए, टेम्परेचर ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा हो जाए तब रिएक्शन कहाँ मूव करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। अब आइए हम प्रेशर वाला बात कर लेते हैं दोस्तों। प्रेशर भी ऐसे कर सकते हैं, अगर प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है तो वो कहाँ मूव करेगा दोस्तों, फॉरवर्ड डायरेक्शन। जाहिर सी बात है, अगर ऐसे केस में ले लिए, अगर प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट क्या है, कम है, अगर प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट कम है तब रिएक्शन कहाँ मूव करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। तब भी कहाँ मूव करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। प्रेशर कम है प्रोडक्ट का, फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, समझ आ गया। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए अगर प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट कम हो गया, रिएक्टेंट का प्रेशर इस बार कम है तब कहाँ होगा, तब वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। तब कहाँ होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, समझ गए, समझ गए कि नहीं समझे। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब ये देखिए इफ प्रोडक्ट का, अगर प्रोडक्ट का प्रेशर ज्यादा है देन वो कहाँ मूव करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों ये वाला तो प्रेशर वाला टर्म यहाँ डायरेक्टली नहीं पूछता है, यहाँ डायरेक्टली नहीं देगा, तो क्या देगा, तो आप हम बता रहे हैं ना क्या देगा, आइए देखते हैं। देखिए अगर प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, अगर प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं या वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। कैसे, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। ठीक है, इस कंडीशन में टेम्परेचर कांस्टेंट यानी पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वी के। अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। समझ गए कि नहीं, समझ गए कि नहीं यार, हाँ समझ गए होंगे। अगर प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम कम होगा, तब क्या होगा, क्योंकि समझ रहे हो ना, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। हाँ, क्या होता है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन। क्या बोल रहा है, अगर प्रेशर
बढ़ा रहे हो, वॉल्यूम कम कर रहे हो, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन वेयर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इज लेस। नंबर ऑफ मोल ऑफ लेस कम कैसे दोस्तों? आपको अभी अभी मैंने बताया, एवोगैड्रो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल के। अब यहाँ पे देख रहे हैं, अगर प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम कम मतलब मोल भी कम। अब मोल जब कम होंगे जिस डायरेक्शन में, मतलब या तो रिएक्टेंट का मोल कम होगा या तो प्रोडक्ट का मोल कम होगा। अगर मान लीजिए रिएक्टेंट का मोल कम हो गया तो रिएक्ट कहाँ मूव करेगा? वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर मान लीजिए प्रोडक्ट का मोल कम होगा तो कहाँ मूव करेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। समझ में आया? आया कि नहीं आया? चलिए एक बार और बताइए। मान लीजिए प्रेशर इस बारी क्या है? कम है। इस बारी क्या है? प्रेशर कम है और वॉल्यूम क्या है? ज्यादा है। प्रेशर कर दिए कम, वॉल्यूम हो गया ज्यादा। अब क्या होगा? अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वॉल्यूम ज्यादा मतलब मोल ज्यादा, जिस तरफ मोल ज्यादा होगा उस तरफ शिफ्ट होगा। इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन वेयर नंबर ऑफ गैस ऑफ मोल इज हाई। नंबर ऑफ गैस इज मोल इज हाई। जैसे मान लीजिए रिएक्टेंट का मोल हाई है, तब वो कहाँ जाएगा? बैकवर्ड। अगर प्रोडक्ट का मोल हाई हो जाएगा तो कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड। किस केस में कर रहे हैं? जब प्रेशर कम हो रहा है तब। वॉल्यूम से नहीं मतलब है, प्रेशर से मतलब है दोस्तों। समझ गया कि नहीं? समझे कि नहीं? आया कि नहीं समझ? आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, ये भी पेज हो गया समाप्त दोस्तों। आई होप, हाँ दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पेज की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ताला तोड़ेंगे, उसे जूम करेंगे दोस्तों जल्दी से। अब थोड़ा सी टॉपिक बचा है, जल्दी देख लेते हैं क्या है। नोट पॉइंट है। नोट पॉइंट क्या बोलता है? चेंज इन वॉल्यूम रिएक्शन। चेंज इन वॉल्यूम रिएक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो उस पर रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, समझ आ गया? नोट पॉइंट। और इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का इफेक्ट, नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। मैंने पहले बताया, एक कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इक्विलिब्रियम, बट लेकिन रिड्यूस द रेट ऑफ अचीविंग इक्विलिब्रियम। जो टाइम ज्यादा लग रहा था अचीव करने में, अब उसके कैटलिस्ट क्या करेगा? कम कर देगा। लेकिन इक्विलिब्रियम होगा, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करेगा। इक्विलिब्रियम तो होगा, लेकिन उसके जो टाइम गैप है, जो होने का समय ज्यादा हो रहा था, अब वो कम कर देगा कैटलिस्ट के आ जाने से। ठीक है। ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि वो कैटलिस्ट डिक्रीज कर देता है एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देगा इन बोथ डायरेक्शन। तो इस वजह से क्या होता है, वो टाइम ड्यूरेशन कम हो जाता है। जब टाइम ड्यूरेशन कम हो जाता है तो जल्दी जल्दी बनता है, लेकिन इक्विलिब्रियम पे ही बनेगा दोस्तों। समझ गए? आया कि नहीं समझ में आया? ठीक है। डेल्टा जी डेल्टा एच पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। ठीक है। बाय हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ आपको सोल्यूशन में पढ़ना होगा, लेकिन हम यहाँ पे ही बता देते हैं। हेनरीज लॉ, कंसंट्रेशन बराबर होता है के इंटू पार्शियल प्रेशर। के इंटू पार्शियल प्रेशर पे कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगा के एक हेनरी कांस्टेंट है, के एच लिख लीजिए यहाँ पे। के एच एक हेनरी कांस्टेंट है, इनटू पार्शियल प्रेशर के बराबर हो जाएगा। पार्शियल प्रेशर मैंने बता दिया था क्या है। पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए मोल अपॉन में टोटल मोल इनटू टोटल प्रेशर। समझ गए? जिसका पार्शियल प्रेशर निकालना हो उसका मोल लिख लो, और उसका टोटल प्रेशर टोटल मोल अपॉन में टोटल प्रेशर। ठीक है, समझ गए? आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे। पहले रब 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 रब। ओके, ग्राफ की बात करेंगे। लास्ट में ग्राफ क्यों बताएंगे दोस्तों? क्योंकि अब यहाँ से आपको समझ में आएगा सारा ग्राफ क्या कहना चाह रहा है। देखिए, कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ देखो। यहाँ पे देखिए, जो तीनों ग्राफ जो दिए हैं दोस्तों, तीनों ग्राफ जो बेसिकली दिए हैं, वो तीनों ग्राफ इक्विलिब्रियम अटेंड कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम अटेंड कर रहे हैं, और ये तीनों ग्राफ सही है दोस्तों। और ये तीनों ग्राफ सही है, क्योंकि कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ है, इक्विलिब्रियम अटेंड कर रहा है, तो ये सही है ग्राफ तीनों। देखिए, एक मान लीजिए इनिशियल में है प्रोडक्ट, यहाँ पे क्या इनिशियल में रिएक्टेंट दिया है? नहीं है, वो कुछ समय पे ऊपर दिया हुआ है। तब ये धीरे धीरे रिएक्टेंट का कम होता रहेगा, और धीरे धीरे प्रोडक्ट बनता रहेगा, और एक समय हो जाएगा कांस्टेंट बन जाएगा। और वो जो पॉइंट है, जो कांस्टेंट का पॉइंट है, एक समय वो जो बन रहा है, वो इक्विलिब्रियम टाइम होगा। वो क्या होगा? इक्विलिब्रियम टाइम होगा। और जिस पॉइंट पे बन रहा है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा मान लीजिए, अब मान लीजिए ये ग्राफ ना मिले तब। अब धीरे धीरे
मान लीजिए ये है रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट धीरे धीरे कम हो जा रहा है, और धीरे से अभी कांस्टेंट हो जा रहा है, अभी कांस्टेंट हो जा रहा है। अब ऐसे ही यहाँ पे जब इस तरफ रिएक्टेंट कम हो रहा है, इस तरफ प्रोडक्ट बढ़ रहा है, प्रोडक्ट बढ़ेगा फिर एक बार कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि रिएक्टेंट कांस्टेंट प्रोडक्ट भी कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। इस पॉइंट को जो बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं, और इक्विलिब्रियम ये टाइम हो गया। ठीक समझ गए। अब एक और ग्राफ ले लिए कंसंट्रेशन टाइम। मान लीजिए रिएक्शन कम होता गया और इस तरफ प्रोडक्ट बढ़ता गया। अब एक टाइम दोनों ही साथ चलने लगे हैं उस टाइम। समझ गए। ये जो पॉइंट है इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इस टाइम पे ये इक्विलिब्रियम टाइम इक्विलिब्रियम हो गया। ठीक है, समझ गए। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है। अगर रेट और टाइम का ग्राफ बनाए तो दोस्तों रेट और टाइम ग्राफ सिर्फ एक ही सही हो सकता है इस केस में। जब ध्यान रखिएगा दोस्तों, कंसंट्रेशन और टाइम ग्राफ अलग होता है, तीनों वैलिड है इक्विलिब्रियम के लिए, लेकिन रेट और उसका अलग अलग रहेगा दोस्तों। रेट टाइम का सिर्फ एक ग्राफ वैलिड है, कब? जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ऐसे धीरे धीरे कम हो रहा है, और रेट ऑफ मान लो रेट ऑफ रिएक्टेंट है, रेट ऑफ प्रोडक्ट है, ऐसे जा रहा है, और इस एक पॉइंट अटेन कर रहा है इक्विलिब्रियम, वो पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। ठीक है। लेकिन क्या ये रेट का ग्राफ हो सकता है? नहीं। क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे रेट एक ही पॉइंट का होता है, दो पॉइंट का रेट नहीं होता है। समझ गए। रेट मतलब एवरेज कह सकते हो, एवरेज दो पॉइंट का नहीं निकालेंगे। समझ गए। सिर्फ मतलब ये इंस्टेंटेनियस रेट मतलब इंस्टेंटेनियस निकालेंगे, एवरेज रेट नहीं निकालेंगे। ठीक है। एवरेज रेट नहीं, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस सिर्फ एक का होता है, एक पॉइंट का, कह सकते तो स्मॉल टाइम का। इसे चेंज नहीं निकालेंगे। ये दो पॉइंट आ जाएगा तो नहीं, इसमें दो पॉइंट आ जाएगा तो नहीं। ठीक है, समझ गए। हाँ, अब बढ़िया पॉइंट आ गया दोस्तों। यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है दोस्तों, केसी अगर का निकालना है तो मोल मोल इंटू लीटर, मोल इंटू पर लीटर अपॉन मोल में पावर में डेल्टा एन जी, सॉरी अपॉन कह रहा हूं, मोल मोल इंटू लीटर माइनस, मतलब ये है एल, लीटर माइनस 1 इंटू पावर में, सॉरी पावर में डेल्टा एन जी। और डेल्टा एन जी निकाल लेंगे तो वहां से आ जाएगा। यहाँ पे केपी का निकालना है तो एटमॉस्फेरिक पर बार ब्रैकेट ब्रैकेट या पावर में डेल्टा एन जी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन का यूनिट लेस होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ, मतलब के ऑफ मोल फ्रैक्शन इसका निकाल रहे हैं मोल फ्रैक्शन का, तो वो यूनिट लेस आएगा। ठीक है। कभी कभी दे देता है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ, तो मतलब के ऑफ मोल फ्रैक्शन, तो वहां पे यूनिट लेस रहेगा। अब बढ़िया पॉइंट आ रहा है दोस्तों, ये डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट ही। क्या है? नोट इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस क्या होगा जब ऐड कर रहे हैं तब। जब मान लीजिए कोई, जैसे मैंने मान लीजिए इस बॉटल में पहले नाइट्रोजन डाला था, फिर हाइड्रोजन डाला था, अब इसे बंद करके रख दिया, इसमें रिएक्शन हो रही है, थोड़े समय बाद ये इक्विलिब्रियम अटेन करेंगे, नाइट्रोजन से नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बनेगा, फिर अमोनिया टूटेगा नाइट्रोजन हाइड्रोजन में, फिर ऐसे बनता रहेगा टूटता रहेगा, ये इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा। लेकिन लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा ऐसे धीमे धीमे से आराम आराम से दोस्तों, आराम से मैंने ऐसे खोला, और इसमें थोड़ा सा इनर्ट गैस डाल दिया, इनर्ट गैस ऐसे डाल दिया, और इसे मैं बंद कर दिया, तुरंत बंद कर दिया दोस्तों, बंद कर दिया। ठीक है। इनर्ट गैस डाला, इनर्ट गैस कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, सब कुछ भी हो सकता है, इसमें से कुछ भी डाल। ठीक है। इनर्ट गैस ऐड करने के बाद क्या इफेक्ट आएगा, आइए देखते हैं। देखो साइंटिस्ट जो लोग ना बहुत खुरापाती होंगे, वो ऐसे ऐसे दिमाग लगाते रहते हैं, तो क्या होता है जैसे इनर्ट गैस डालने पे, देखिए दोस्तों, एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्या है? उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन एट अ कांस्टेंट प्रेशर, मान लीजिए प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, तब एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, कांस्टेंट प्रेशर पे एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, जब इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं दोस्तों, इसका मतलब ये कि इसमें कुछ जो वॉल्यूम था तो कुछ ऐड कर रहे हैं, तो वॉल्यूम उसका इंक्रीज हो रहा है, मतलब जब ऐड करेंगे तो उसमें वॉल्यूम इंक्रीज होगा ना दोस्तों। जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, मैंने क्या बताया था आपको, मैंने यही बताया था ना, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल के, एवोगैड्रो लॉ। तो मतलब मोल बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोल भी बढ़ेगा।
इक्विलिब्रियम मूव्स टू दैट डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन मूव करेगा वेयर नंबर ऑफ गैसियस मोल इज हायर, जहां पे नंबर ऑफ गैसियस मोल हायर हो। या तो प्रोडक्ट साइड में रहेगा तो वो कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर रिएक्टेंट साइड में रहेगा तो मोल ज्यादा, तो कहाँ जाएगा, बैकवर्ड साइड में। समझ गए, समझ गए कि नहीं। जैसे इनर्ट गैस ऐड किया, अगर मोल रिएक्टेंट का ज्यादा तो रिएक्टेंट साइड मूव कर जाएगा, अगर मोल प्रोडक्ट साइड ज्यादा तो वो प्रोडक्ट साइड मूव कर जाएगा दोस्तों। क्या केसी, केसी किस तरफ मूव कर जाएगा, प्रोडक्ट साइड मूव कर जाएगा दोस्तों। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या है, एट इक्विलिब्रियम पे दोस्तों, एट इक्विलिब्रियम पे वहां पे डेल्टा जी क्या होगा, जीरो होगा। डेल्टा जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वहां पे क्यूसी बराबर हो जाएगा केसी के, क्यूसी बराबर हो जाएगा केसी के। अब मैंने ये तो फॉर्मूला आपसे करा ही दिया था। डेल्टा एन, डेल्टा जी नॉट बराबर होता है -2.303 आर टी लॉग के सी। अब मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना है कि बताइए किस कंडीशन में ये स्पॉन्टेनियस होगा और किस में नॉन स्पॉन्टेनियस। अभी मैं बता के आया हूँ, कमेंट करिएगा अगर याद हो। स्पॉन्टेनियस क्या है दोस्तों, मैंने बताया था स्पॉन्टेनियस जब डेल्टा जी जो होता है नॉट, डेल्टा जी नॉट क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए। इस कंडीशन में लॉग जो के सी है वो आएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव मतलब के सी जो होगा ग्रेटर देन वन होगा, ग्रेटर देन वन होगा। ये कंडीशन स्पॉन्टेनियस की हो गई। अगर नॉन स्पॉन्टेनियस की डेल्टा जी नॉट ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, लॉग के सी लेस देन, लॉग के सी जो है लेस देन जीरो होना चाहिए, सॉरी लेस देन जीरो होना चाहिए क्योंकि निगेटिव होना चाहिए। तो लॉग यहाँ के सी जो होगा नेगेटिव आएगा, क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। जब नेगेटिव आ जाएगा तो कैसा हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। समझ गए कि नहीं। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा दोस्तों। बाकी यहाँ से सारे फॉर्मूले, सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए दोस्तों, ठीक है। और अगर कुछ छूट रहा हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी, मैं उसे ऐड कर सकता हूँ बाद में, ठीक है, बता दीजिएगा। वैसे बेसिकली हमने सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। चलिए यहाँ तक आए, आप हमसे पढ़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर हम लास्ट में आपको देते हैं दोस्तों एक दिल को छू जाने वाला थैंक यू। और दोस्तों एक प्यारी सी राजा बाबू वाली स्माइल दोस्तों। नमस्कार। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और माँ बाप का ध्यान रखते रहिए दोस्तों। धन्यवाद।